मुझे मैसेज कर देना जब स्टार्ट करूँ। तो चलें यार, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके Recording in ऊपर progress. आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि आज का जो आप लोगों का टॉपिक है, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम है, आप लोगों को इन टॉपिक्स में से लाजमी क्वेश्चन आएंगे। वो एनआरई हो, वो प्लेब हो, वो यूएसएमएलई हो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसके अंदर हम लोग बायोकेमिस्ट्री की जो है ना, वो आगे का जितने भी आप लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम लोग आपके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिहाज से टॉपिक्स हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उनमें आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन में ये याद रखनी है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम होता है विच इज कॉल्ड क्रोमोसोम 7। क्रोमोसोम 7 के ऊपर एक जीन होती है। उस जीन को बोलते हैं CFTR जीन। इसका क्या नाम होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस रेगुलेटरी जीन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें क्रोमोसोम 7 के ऊपर प्रेजेंट CFTR जीन का एक तरह से म्यूटेशन होती है। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस की। अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, मेरी बॉडी के अंदर भी क्रोमोसोम 7 है। मेरी बॉडी के अंदर भी क्रोमोसोम 7 के ऊपर CFTR जीन है। इस जीन का मेरी बॉडी में क्या फंक्शन है, नॉर्मल पहले फंक्शन पता होगा, फिर आगे डिजीज आएगी। तो ये एक ऐसी जीन है जिसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर क्लोराइड चैनल को बनाना। इस जीन का क्या काम होता है, क्लोराइड चैनल को बनाना। ये जो क्लोराइड चैनल होता है ना, इसका काम क्या होता है, मीन के इसने आपकी बॉडी के अंदर क्या करना होता है। ये क्लोराइड चैनल एटीपी के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एटीपी गेटेड क्लोराइड चैनल। मतलब ये कि इस चैनल को काम करने के लिए एटीपी चाहिए। इस चैनल का लंग के अंदर काम क्या होता है, इस चैनल का आपके जीआईटी के अंदर काम क्या होता है, इस चैनल का आपकी स्किन के अंदर काम क्या होता है, इस चैनल का आपकी पेंक्रियाज के अंदर काम क्या होता है। ये चार बेसिक पहले फंक्शन पढ़ने हैं। तो आप लोगों ने पहले, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स करना है कि आप लोगों से जो चीज पूछी जा रही है उसका क्या आंसर है। देखिए, लेट्स सपोज आप लोग जब कफ करते हैं, जब आपको स्पुटम आता है, या आप लोग जब बलगम, खांसी के अंदर जब बलगम आती है, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि फ्लूइड होता है, मीन के पानी की तरह सिक्रीशन होती है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर वो जो लंग के अंदर सिक्रीशन होती हैं, अगर वो थिक हो जाएं, वो गूढ़ी हो जाएं, या आप कह लेंगे वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएं, तो क्या आप उसको कफ के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो हमारे लंग की सिक्रीशन होती हैं वो एक तरह से थिन होती हैं। अब वो सिक्रीशन थिन कौन करता है, वो सिक्रीशंस को थिन करेगा आपका क्लोराइड चैनल। तो लंग्स के अंदर क्लोराइड चैनल का काम क्या होता है, आपकी म्यूकस सिक्रीशंस को थिन करना। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आपके जीआईटी की बात की जाए, जीआईटी के अंदर भी जारी बात है, रोज क्या होती हैं, सिक्रीशन होती हैं, आपके स्टूल को सॉफ्ट किया जाता है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि अगर स्टूल बहुत हार्ड हो तो क्या आप उसको पास कर सकते हैं, बॉडी से बाहर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका स्टूल भी इजीली पास नहीं होगा। अब उस स्टूल को कौन थिन रखता है, मीन कि मेरी बॉडी के अंदर स्टूल को हार्ड कौन नहीं होने देगा, जीआईटी की जो सिक्रीशंस होती हैं। तो स्टूल को जो थिन करेगा वो भी क्लोराइड चैनल करेगा, क्योंकि ये जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद आपका जब स्वेटिंग होती है, अच्छा आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप लोगों को स्वेटिंग आती है, कभी आप लोगों ने अपने पसीने को टेस्ट किया, अब ये कोई बुरी बात नहीं है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब आप लोगों को पसीना आता है या गलती से अगर वो आपके मुंह में ड्रॉप चला जाता है, तो क्या वो साल्टी होता है या उसमें थोड़ा थोड़ा नमकीन होता है, कभी अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो। बहुत ज्यादा साल्टी होता है, थोड़ा थोड़ा साल्टी होता है, या बिल्कुल साल्टी नहीं होता। तो तीन ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं कि साल्टी नहीं होता, कम साल्टी होगा, या फिर बहुत ज्यादा। तो वो क्या होता है, स्लाइटली साल्टी होता है। अब वो स्लाइटली साल्टी क्यों होता है, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स के अंदर ये चैनल होता है। इस चैनल का काम होता है आपकी जो सिक्रीशंस होती हैं उनको क्या करना आपके पास। अच्छा यार, इधर कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है।
डॉक्टर यू आपको किसने रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ किया? ये कौन है, पहले तो हमें ये समझ आनी चाहिए ना। अच्छा यार, आप Recording लोगों को stopped. अगर क्लास के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो विदाउट परमिशन कोई भी इस तरह की हरकत आप नहीं करें। ठीक है, आप पहले पूछ लें कि आप किसी की प्राइवेसी के अंदर काम कर रहे हैं, इट्स अलाउ या नहीं अलाउ। तो काइंडली नेक्स्ट आप लोगों ने ख्याल रखना, हम सवर इसको रिमूव कर दो, नेक्स्ट कोई भी बंदा हो उसको आप लोगों ने ग्रुप से रिमूव कर देना है, उसको मीटिंग में अलाउ नहीं करना, क्योंकि मुझे इस चीज़ से जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये समझा रहा था कि स्किन के अंदर क्या होती हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, क्लोराइड चैनल होता है। इस चैनल का काम होता है कि आपके पसीने से सोडियम को अब्जॉर्ब कर लेना, मतलब आपकी स्किन के ऊपर जो पसीना आता है उसके अंदर से सोडियम को निकाल लेना। तो ये इसका नॉर्मल काम होता है। फिर इसी तरह पेंक्रियाज के अंदर क्या होती हैं, सिक्रीशंस होती हैं। पेंक्रियाज के अंदर आपके पास एक डक्ट होती है विच इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक डक्ट। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे जाके ओपन होती है, जीआईटी के अंदर कौन से एरिया पे पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है जाके? ड्यूडिनम के अंदर। अब ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने क्या करना है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर जाके ओपन होना है। अब ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है इसके अंदर भी सिक्रीशंस होती हैं, वो सिक्रीशंस आपकी थिन होती हैं। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस डक्ट के अंदर क्या हो, सिक्रीशंस थिक हो जाएं, तो क्या ये डक्ट में से एंजाइम जाके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर बैठ जाएंगे? तो क्या होगा, आपकी पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर सिक्रीशंस, नॉर्मल इस क्लोराइड चैनल का क्या काम है, पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस को थिन करना। ये नॉर्मल इस चैनल का काम आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम डिजीज की तरफ, कि अगर एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है या एक पर्सन है, उसकी बॉडी में इस जीन की म्यूटेशन है। अब देखिए, अगर इस जीन की म्यूटेशन होगी तो आपके लंग्स के अंदर सिक्रीशंस क्या होंगी, थिक हो जाएंगी। जब आपके लंग्स में सिक्रीशन थिक होंगी तो आपका वो सारा का सारा बलगम स्पुटम लंग में रहेगा, जिससे क्या होगा, सारा के सारे बैक्टीरिया वहां पे प्रोलिफरेट करेंगे। तो बच्चों को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फिर क्या होगी, रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन होंगी, बच्चे को साइनोसाइटिस होगा, बच्चे को आपके पास ब्रोंकियोक्टेसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what are the most common organisms that can lead to respiratory tract infections इन सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट? आप लोगों ने पहला याद रखना है स्टेफ ओरियस, सेकंड आपने क्या याद रखना है, सूडोमोनास एरिजिनोजा, और थर्ड आपके पास ऑर्गेनिज्म आता है बर्क होल्डेरिया, HELDO आ रही है। ये आप लोगों ने तीन बैक्टीरिया को याद रखना है। और इसी तरह बच्चे को साइनोसाइटिस होगा, बच्चे को आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होंगी। अब अगर लेट्स सपोज आपके जीआईटी के अंदर ये चैनल डिस्टर्ब होता है तो आपका स्टूल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो बच्चे को कंस्टिपेशन हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसी तरह अगर क्या होगा, स्किन से सोडियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो सारा का सारा जो आपका स्वेट होगा वो साल्टी होगा, बहुत ज्यादा साल्टी होगा। और इसी तरह अगर पेंक्रियाटिक सेक्रेशन नहीं आएंगी, पेंक्रियाटिक सेक्रेशन के अंदर कौन से दो इंपॉर्टेंट एंजाइम आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि पेंक्रियाटिक सेक्रेशन में लिपिड को अब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बोहाइड्रेट को अब्जॉर्ब करने के लिए कौन से दो एंजाइम होते हैं? आप लोगों ने फिजियोलॉजी तो माशाल्लाह पढ़ी होगी। एक आपका लाइपेज होता है और सेकंड कौन सा होता है, अमाइलेज। ठीक है, ये दो एंजाइम होते हैं, लाइपेज का काम होता है लिपिड को एब्जॉर्ब करना, और अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करना। तो अगर पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस थिक हो जाएंगी, ये एंजाइम्स आपके एक तरह से आगे नहीं जा पाएंगे आपके जीआईटी के अंदर। जीआईटी में क्या होगा, लिपिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आपका स्टूल के अंदर लिपिड आएगा जिसको बोलते हैं स्टियाटोरिया। स्टियाटोरिया क्या होता है, जब आपके स्टूल के अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा हो जाए और आपका स्टूल हार्ड हो, मीन कि आप उसको फ्लश नहीं कर सकते इजीली। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर लिपिड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कौन से विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? जल्दी से जरा बताएं आप लोग। विटामिन A, D, E एंड K, मीन के फैट सॉल्युबल विटामिन की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो पेशेंट को विटामिन ए का, डी का, ई का मसला आएगा। ये आप लोगों ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद रखनी है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि अगर आप लोग जिस तरह घर हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, आपके पास एक मदर आती है, वो आपको आके बताती है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे ने 2-4 दिन से स्टूल पास नहीं किया और बच्चा अभी
तकरीबन कि 2 महीने का, 3 महीने का, या 1 महीने का है, या 4-5 दिन का है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके ज़हन में क्या क्या डिजीजेस जाएंगी जिसमें बच्चे का स्कूल पास नहीं होता? 4 डिजीजेस का आप बता दें, अगर आप लोगों को आइडिया चले। एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, विच इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसके बाद और कौन कौन सी डिजीजेज हैं? बिल्कुल कंस्टिपेशन होगी, आपके पास बच्चा कंस्टिपेशन के साथ आया है, आपने डिजीजेज बतानी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बतानी है कि बच्चे को किन किन से जो है ना वो कंस्टिपेशन हो सकती है, अगर बच्चे की एज 1-2 महीने है या 4-5 दिन का बच्चा है। पहली आप लोगों ने सिस्टिक फाइब्रोसिस याद रखनी है। सेकंड डिजीज आप लोगों ने हर्श स्प्रिंग डिजीज याद रखनी है। थर्ड आप लोगों ने याद रखना है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को। फोर्थ आप लोगों ने डिजीज याद रखनी है इम्परफोरेट एनस। इम्परफोरेट एनएस, ये आप लोगों ने 4 कंडीशन याद रखनी है जो कि अर्ली एज में बच्चे की बॉडी में कंस्टिपेशन करा सकता है। बाकी की सारी डिजीजेज आप लोग जीआईटी में पढ़ेंगे। खैर, इधर आप लोगों को सिर्फ सिस्टिक फाइब्रोसिस को पढ़ना है। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एक बच्चा आपके पास आता है, उसकी एज 2-3 महीने है या 2-4 दिन का है, तो उसमें कंस्टिपेशन की क्या क्या पॉसिबल काजेज हो सकती हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस, हर्शस्प्रंग डिजीज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और इम्परफोरेट एनएस, ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। अब इसके बाद आता है कि बच्चा क्लिनिकली कैसे आएगा। ये तो हम लोगों ने सारी डिजीज पढ़ ली है, तो बच्चे में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगी? तो सबसे पहले क्या होगा? बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगी, बच्चे को आपके पास स्टैफ हो रही है, सूडोमोनास, इनकी लंग्स इन्फेक्शन होंगी, इसको बोलते हैं साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन। बच्चे को साइनस की इन्फेक्शन होगी, बच्चे को लंग्स की इन्फेक्शन होगी। फिर उसके बाद बच्चे को आपके पास ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकियोटेसिस हो सकता है। इसके बाद बच्चे के अंदर बार बार नेजल पॉलिप्स होंगे क्योंकि बार बार साइनस की इन्फेक्शन होगी। इसके अलावा बच्चे को क्या मसला आ सकता है? पेंक्रियाटिक डिसफंक्शन होगा, पेंक्रियाटिक डिसफंक्शन की वजह से आपके पास पेंक्रियाटाइटिस होगा, विटामिन A, D, E की डेफिशिएंसी होगी, उससे रिलेटेड सिम्टम आएंगे। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, बच्चे को विजन प्रॉब्लम आ सकती है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन बंदों को इनफर्टिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिन बंदों को सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है ना, इनके अंदर वास डेफरेंट डक्ट एब्सेंट होती है। अब आप में से मुझे को बता सकते हैं कि वास डेफरेंट के एब्सेंट होने से बंदे को इनफर्टिलिटी क्यों होगी? किसी को आइडिया हो कि क्यों इनफर्टिलिटी होगी? अगर आपकी बॉडी में वास डेफरेंट नहीं है, बिल्कुल स्पर्म्स क्या करेंगे? ट्रेवल नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने याद रखना है कि वास डेफरेंट का काम क्या होता है। अच्छा, वास डेफरेंट मेल में होती है या फीमेल में होती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। वास डेफरेंस मेल में होती है, फीमेल में होती है? तो वास डेफरेंस आपके पास मेल के अंदर होती है। वास डेफरेंस का काम होता है कि मेल के स्पर्म को एक तरह से ट्रांसपोर्ट करके आगे लेके जाना पिनाइल तक। तो अगर वास डेफरन नहीं होगी तो जारी बात है स्पर्म नहीं होंगे, स्पर्म मूव नहीं करेंगे। जब स्पर्म मूव नहीं करेंगे तो आपके पास क्या होगा? एक तरह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी। चीज आप लोगों ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद रखनी है। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, एग्जाम में क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे आता है। एक फीमेल आपके पास आई है, आपको आके बताती है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का पसीने के अंदर पसीना बहुत नमकीन है। एक ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है। सेकंड आपको आके बता सकती है बच्चे को स्टूल नहीं आ रहा, 2-4 दिन हो गया बच्चा स्टूल नहीं पास कर रहा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो है ना वो प्रेजेंटेशन होती है। अब आपने डायग्नोस कैसे करना होता है? सबसे पहले आपने स्वेट के अंदर क्लोराइड का लेवल चेक करना है। नॉर्मल पर्सन के अंदर स्वेट में क्लोराइड का लेवल लेस देन 60 होता है। इस बच्चे के अंदर कितना होगा? ग्रेटर देन 60 होगा। तो आपका डायग्नोसिस कैसे होगा? आपने स्वेट के अंदर क्लोराइड को चेक करना है। देन आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो, ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? आपने क्लोराइड के लेवल को चेक करना है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? आपने CFTR जीन की एक तरह से जेनेटिक टेस्टिंग करनी है। तो ये आप लोगों को प्लीज पता होना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ट्रीटमेंट में आपने बच्चे को विटामिन देने हैं, बच्चे को सप्लीमेंट्स देने हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम के, बच्चे की चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है, बच्चे को लंग्स इन्फेक्शन से बचाना है। ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने याद रखनी है। खैर, ये सारा कुछ आप पैथो के अंदर भी पढ़ेंगे, मेडिसिन के अंदर भी पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दी है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। इसमें जिस
जीन का मसला होगा, उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, अगर वो डिस्टरबेंस आएगी तो बच्चे में क्या क्या डिजीज आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है ना वो देख लेना। सॉरी, यहाँ पे हमारी जो सेकंड टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी को। डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है बेसिकली, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मसल की जो है ना वो डिस्ट्रोफी हो जाती है, आपका मसल डिसफंक्शन हो जाता है। अब वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? सोयरा, उसके बाद अली है, मोहम्मद उजैफा, आप लोगों को वॉइस ठीक है? ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर मसल की डिस्ट्रोफी हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मसल की डिस्ट्रोफी क्यों होगी, या एक नॉर्मल पर्सन के अंदर मसल की डिस्ट्रोफी को कौन बचाता है। तो आप लोगों ने आज से एक चीज याद रखनी है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जारी बात है आपकी बॉडी मसल से ही बनी हुई है। तो आपके मसल के अंदर एक जीन होती है, डेट जीन इज कॉल्ड डिस्ट्रोफिन जीन। इस जीन का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनाना जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रो डिस्ट्रोफिन जीन का काम क्या होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाना। इस प्रोटीन का काम क्या होता है, आपके मसल के अंदर क्या करना, मसल फाइबर्स को सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करके रखना। देखिए ये आपके पास एक तरह से मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मसल फाइबर पड़े हुए हैं ये स्टार वाले। इन मसल फाइबर्स को इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच करके कौन रखता है, डिस्ट्रोफिन जीन। अगर आप इन फाइबर्स को इसके साथ अटैच करके रखेंगे, आपके मसल काम ठीक करेंगे, आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन ठीक होगी। ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। अब देखो, अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है, उसकी बॉडी में ये जीन की म्यूटेशन है, जब ये जीन नहीं काम करेगी तो ये आपकी प्रोटीन नहीं होगी। जब ये प्रोटीन नहीं होगी तो आपके मसल फाइबर्स आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं हो सकते। जब आपके ये मसल फाइबर अटैच नहीं होंगे तो मसल फाइबर आपके लूज हो जाएंगे, अंदर एक तरह से फ्लोट करेंगे, एक तरह से अंदर तैरेंगे, जिसकी वजह से बच्चे को क्या होगा, मसल के अंदर डैमेज होगा, मसल की डिस्ट्रोफी हो जाएगी, और उस डिजीज को बोलते हैं डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, ये किन में होती है, इसमें किस जीन का मसला बनता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये डिजीज भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो डिस्ट्रोफिन एक नॉर्मल प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन की म्यूटेशन आपके पास इस डिजीज के अंदर आती है, जिसकी वजह से बच्चे को मसला होगा। अब देखो, जब आपके मसल के अंदर क्या होगा, ये प्रोटीन नहीं होगी, उस प्रोटीन के ना होने से मसल में क्या मसला होगा, आपके मसल के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी। आपके मसल के अंदर ये जो फाइबर्स अकोमुलेट होंगे ये डैमेज करेंगे। तो बच्चे को क्या होगा, मायोफाइबर्स डैमेज करेंगे मसल्स को। मसल के अंदर डैमेज होने की वजह से क्या होगा, बच्चे के सबसे ज्यादा थाई के मसल्स अफेक्टेड होते हैं, बच्चे के कफ के मसल्स अफेक्टेड होते हैं। तो जब बच्चे के कफ के मसल्स काम नहीं करेंगे, तो अब देखो, जब आप लोगों ने स्टैंड लेना होता है, जब आप लोगों ने खड़ा होना होता है, तो आप लोग अपनी कफ के मसल्स और थाइस के मसल्स को यूज करते हो। तो अगर आपके कफ और थाइस के मसल काम नहीं करेंगे तो आप अपने हाथों का यूज करके खड़े होने की कोशिश करेंगे। आपकी बायोकेमिस्ट्री की बुक में उन्होंने दिखाया हुआ है कि जिन बच्चों में ये मसला होता है ना, वो बच्चे अपने बाजू का सहारा लेके खड़े होते हैं, वो अपने पाँव के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। पहले वो अपने दोनों हाथ जमीन पे लगाएंगे, फिर वो खड़े होने की कोशिश करेंगे। और जब वो बच्चे इस तरह खड़े होते हैं, उस साइन को बोलते होते हैं गोफर साइन। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है कि गोवर्स साइन क्या होता है। गोवर्स साइन आपके पास बेसिकली एक ऐसा साइन है जिसमें बच्चे अपने अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर आर्म्स का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। और देखो, जब आपके मसल का डैमेज होता है, आप लोगों ने आज से याद रखना है कि आपके मसल से एक एंजाइम रिलीज होगा, उस एंजाइम को बोलते हैं क्रेटिनिन काइनेज। जब भी आपके मसल का डैमेज होगा, ये एंजाइम ज्यादा हो जाएगा। आपके मसल का डैमेज क्यों होगा, क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं ये आपके डैमेज करेंगे मसल को, आपके मसल की नेक्रोसिस होगी, बच्चे को मायोनेक्रोसिस होगा।
ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। और इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? कोई भी बच्चा आएगा, सबसे पहले आपने क्लिनिकल उसकी डायग्नोसिस करनी होती है कि बच्चे कैसे आपके पास आ रहा है। बच्चा आपको आगे कंप्लेन करेगा, डॉक्टर साहब मैं इस तरह खड़ा होता हूँ, मेरे से वॉक नहीं होती, जब मैं वॉक करता हूँ तो मैं गिर जाता हूँ, मेरे जो वॉकिंग स्टाइल है वो एक तरह से अब है। आप बच्चे के ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड में आपको सीके ज्यादा मिलेगा। आप बच्चे की जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग में आप इस जीन का फंक्शन देखेंगे, ये इस जीन को चेक करेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये बच्चे को अर्ली डिजीज है। मतलब ये कि बच्चा अभी 3 से 4 साल का होगा, 2 साल का होगा, उसको ये डिजीज आ जाएगी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज द काज ऑफ डेथ इन डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट। तो आप लोगों ने बताना है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इन बच्चों में काज ऑफ डेथ क्या होती है? आपके हार्ट की डायलिटेशन हो जाती है ड्यू टू डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। अब देखो, जो डिजीज बच्चों में होती है उसको बोलते हैं डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और जो डिजीज अडल्ट के अंदर आए उसको बोलते होते हैं बेकर्स डिस्ट्रोफी। तो बेकर डिस्ट्रोफी क्या है? इट इज द वेरिएंट ऑफ डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये बच्चों में होती है, ये अडल्ट में होती है। तो मतलब ये कि इसमें जो पेशेंट आपके पास आएगा उसकी एज क्या होगी? स्पेशली आपके पास 20-30 साल होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये बच्चों में क्यों होती है, ये अडल्ट में क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो जीन की म्यूटेशन आती है वो 100% एबनॉर्मल होती है। लेकिन बेकर डिस्ट्रोफी में जिस जीन की म्यूटेशन होगी वो आपके पास माइल्ड होती है। ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, लेकिन म्यूटेशन आपकी इतनी ज्यादा एक तरह से सवियर नहीं होती, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम अर्ली आएंगे। तो ये प्लीज आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। तो ये आपके पास जो है ना एक नेक्स्ट डिजीज थी जिसमें आप लोगों ने मसल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर्स आएंगे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पास के क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को पता होने चाहिए। और ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पीछे कराया है, और ये आप लोगों का एक तरह से सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, मुझसे टोटल टाइम कितना रह गया प्लीज मेंशन करना जरा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, या क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आगे जो हम लोगों ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं उनको बोला जाता है ट्राइसोमी। अब देखो, ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ बात करता हूँ अली से या सुहेरा, आप लोगों की बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज होती हैं? अगर आपकी बॉडी में क्रोमोसोम 7 की बात की जाए तो आपकी बॉडी में क्रोमोसोम 7 की कितनी कॉपीज हैं? 2 हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम 7 3 टाइम आ जाता है। नॉर्मल आपका क्रोमोसोम की कॉपी 2 होती है, अगर क्रोमोसोम 7 है तो उसकी 2 कॉपीड है। अगर ये 3 में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी क्या है? ये एक ऐसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी में क्रोमोसोम 2 से 3 हो जाते हैं। अब अगर वो क्रोमोसोम 21 है, ये क्रोमोसोम 21 अगर 3 टाइम हो जाए, दिस इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या? इट इज द ट्राइसोमी। इसमें क्रोमोसोम 21 की एक तरह से ट्रिपलेट कॉपी हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम 21 3 टाइम हो जाएगा तो बच्चे में क्या सिम्टम आएंगे, आपको ये पता होना चाहिए। बच्चे के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स आएंगी? तो उसमें सबसे पहले बच्चे का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब ये कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो कम होगा। बच्चा आपके पास इंटेलेक्चुअली डिसेबल होगा। सेकंड पे क्या होता है, इन बंदों के जो फेस होते हैं वो फ्लैट होंगे। तो क्या होगा? फ्लैट फेस होगा। फिर उसके बाद इनके अंदर क्या होता है, जो एपिकेंथल फोल्ड्स होती हैं वो प्रोमिनेंट होंगी। प्रोमिनेंट क्या होगा? एपिकेंथल फोल्ड्स। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने हैं। फिर उसके बाद इनके जो हैंड होते हैं, हैंड के ऊपर ये जो आपको लाइनें नजर आती हैं ना, आप लोग अपने हाथ देख सकते हैं, आपके हाथ के अंदर मल्टीपल लाइंस होंगी। लेकिन ये जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर एक सिंगल लाइन होती है इस तरह, उसको बोलते हैं सिंगल पामर क्रेज।
तो इन बच्चों के हैंड में क्या होगा, एक सिंगल लाइन होगी। फिर उसके बाद इन बच्चों की जो फिफ्थ फिंगर होती है वो कर्व्ड होगी, मतलब ये कि वो फिफ्थ फिंगर अंदर की तरफ होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद इन बंदों का जो टो होता है, फर्स्ट और सेकंड टो, उसके दरमियान क्या होगी, स्पेस होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, इनको जीआईटी मसला क्या बनता है, इनको हार्ट का मसला क्या बनता है। तो आप लोगों ने आज से याद रखना है कि इनको जीआईटी में क्या मसला बनेगा, हर्ष स्प्रंग डिजीज होगी। और इनको हार्ट का क्या मसला बनेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, मतलब ये कि एट्रिया और वेंट्रिकल का डिफेक्ट होगा। इनके अंदर हर्ष स्प्रंग डिजीज भी हो सकती है, इनको आपके पास ड्यूडिनल अट्रेजिया भी हो सकता है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन आप लोगों ने याद रखनी है। और आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूरो से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी डिजीज है जिसमें बंदे को अल्जाइमर डिजीज अर्ली आता है। नॉर्मल अल्जाइमर डिजीज पेशेंट को आफ्टर 50 60s में आता है, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना डाउन सिंड्रोम के, इन बच्चों को जो अल्जाइमर डिजीज है वो अर्ली आ जाती है। तो ये प्लीज आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो फाइंडिंग याद रखनी है। और दिस इज द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है। और जब भी आपके पास कोई बच्चा आएगा, जाहिर बात है आप लोगों ने उसको कैसे डायग्नोस करना है, आप लोगों ने उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करनी होती है, आप लोगों ने क्रोमोसोम 21 की स्टडी करनी होती है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको क्लिनिकली कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि यार हम इन डिजीजेस को अर्ली डायग्नोस कर लें, मतलब बच्चा अभी बोर नहीं हुआ, आप उसको अर्ली डायग्नोस कैसे करोगे, तो आप फीमेल जो प्रेग्नेंट होगी उस फीमेल का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करेंगे। अगर तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको उसके नेक की थिकनेस ज्यादा मिलती है, उसको बोलते हैं नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी। नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी क्या होता है, बच्चे की जो नेक होगी इसकी बैक की थिकनेस आपको दिखाई देगी, अगर तो वो ज्यादा हो बच्चे को ये डिजीज हो सकती है। या फिर बच्चे की जो नेजल बोन है ये हाइपोप्लास्टिक हो, तो अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अल्ट्रासाउंड पे नेक की थिकनेस ज्यादा मिले, नेजल बोन का हाइपोप्लेजिया मिले, देन क्या होगा, बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा आप ब्लड मार्कर भी यूज कर सकते हैं। आप फीमेल के ब्लड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बीटा एसीजी और उसके बाद इनहिबिन, इन दोनों का लेवल भी चेक कर सकते हो। जिन फीमेल्स के बच्चे को डाउन सिंड्रोम का मसला होता है, या अगर एक फीमेल की बॉडी में बच्चा डाउन सिंड्रोम का होगा, तो उसकी ब्लड में ये दोनों चीजों का लेवल ज्यादा होगा। तो ये प्लीज आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग और ब्लड फाइंडिंग्स को याद रखना है कि बच्चे के फीमेल के ब्लड में क्या मिलेगा, फीमेल के अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या चीजें मिलेंगी। तो ये आप लोगों ने प्लीज इसके अंदर जो है ना वो चीजें याद रखनी है। तो ये आप लोगों का था ट्राइसोमी 21। अब देखो अगर इसी तरह क्या होता है, बच्चे की बॉडी में क्रोमोसोम 18 जो है ना वो ट्रिपल हो जाता है, इसको बोलते होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, क्रोमोसोम 18 का मसला बनेगा। तो जब क्रोमोसोम 18 ज्यादा होगा, मीन के डबल से ट्रिपल होगा, तो बच्चे की बॉडी में क्या सिम्टम आएंगे, बच्चे का जो ओसीपेट होगा, मीन के जो बच्चे का बैकवर्ड एरिया है, बैक जो आपके हेड का एरिया है वो प्रोमिनेंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बच्चे की बॉडी के अंदर आपको स्पेशली कंजेनिटल हार्ट डिजीज और आपको जीआईटी के मसले मिलेंगे। हार्ट में क्या मसला बनेगा, बच्चे को आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। जीआईटी के अंदर बच्चे को इंफेलोसील होगा। फिर इसी तरह बच्चे की जो फिंगर्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। बच्चे की फिंगर्स ओवरलैपिंग होगी, बच्चे के जो कान होंगे वो थोड़ा सा नीचे होंगे। अगर आप लोग अपने कानों का लेवल देखो तो आई थिंक वो नोज तक आता है, नोज से थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन इन बच्चों के अंदर जो कान होंगे वो नाक से भी नीचे आएंगे। तो इनके अंदर लो सेट ईयर्स होंगे। बच्चे का जो जॉ होगा वो बहुत स्मॉल होगा, दिस इज कॉल्ड माइक्रोगोनेथिया। माइक्रोगोनेथिया क्या होता है, जिसमें आपका जॉ स्मॉल होता है। ये आप लोगों ने प्लीज फाइंडिंग याद रखनी है। और स्पेशली ये जो बच्चे होते हैं ना, इनकी जो डेथ होती है ना वो 8 9 महीने तक हो जाती है, मतलब ये कि सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है इन बच्चों का। तो ये प्लीज आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो फाइंडिंग्स को याद रखना है। और देखें एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन बच्चों के लिए आप ब्लड में बीटा एसीजी
और उसके बाद ये इनहिबिन का लेवल देखोगे तो ये आप लोगों को कम मिलेगा। तो आप लोगों ने प्लीज ये भी याद रखना है कि वो वाहिद ट्राइसोमी 21 है जिसमें आप लोगों को बीटा एसीजी और इनहिबिन का लेवल ज्यादा मिलता है, इनहिबिन ए का। क्रोमोसोम 18 के अंदर आपको या ट्राइसोमी 18 के अंदर आपको इन दोनों का लेवल कम मिलेगा। तो ये आप लोगों ने प्लीज इसके अंदर याद रखना है। तो ये आप लोगों का था एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसी तरह क्या होता है अगर एक बच्चे को क्रोमोसोम आपका 13 का मसला बनता है, तो अगर क्रोमोसोम 13 ज्यादा हो जाए, दिस इज कॉल्ड पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम के इट इज द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13, जिसमें आपकी बॉडी में क्रोमोसोम 13 तीन दफा होगा। तो अगर बॉडी में क्रोमोसोम 13 तीन दफा होगा तो उसमें क्या क्लिनिकल सिम्टम आएंगे, ये भी आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बच्चे होंगे इनका भी इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना वो बहुत कम होगा। फिर उसके बाद ये जो बच्चे होंगे इनको लिप्स का मसला बनेगा, इनको क्लेफ्ट लिप होगा या क्लेफ्ट पैलेट होगा, मीन के इनके लिप्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे, लिप्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। फिर इसी तरह इन बच्चों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक डिजीज आएगी विच इज कॉल्ड होलो प्रोजेंसेफली। आपके ब्रेन के जो पार्ट्स होंगे वो फ्यूज होंगे, उस डिजीज को बोलते हैं होलो प्रोजेंसेफली। फिर इसी तरह बच्चे की जो फिंगर्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, 6 7 8 फिंगर्स होंगी, उसको बोलते हैं पोलीडेक्टली। फिर इसी तरह इन बच्चों को हार्ट के डिफेक्ट आते हैं, इन बच्चों को आपके पास एक डिजीज आती है उसको बोलते हैं पॉम्पे डिजीज। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि इन बच्चों का जो हार्ट होगा वो डायलेट हो जाएगा, कार्डियोमोगैली होगा, और वो आपके पास पॉम्पे डिजीज के अंदर आता है। फिर इसी तरह इन बच्चों को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है, मतलब ये कि इन बच्चों की किडनी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं जो कि आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर नजर आएंगी। फिर इसी तरह इन बच्चों को इम्फेलोसील होता है। तो ये प्लीज आप लोगों ने क्लिनिकल फाइंडिंग्स को याद रखना है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग बताऊंगा कि हम लोग अगर ये चाहते हैं कि इन बच्चों को हम अर्ली डायग्नोस करें, मतलब ये बच्चे अभी माँ के पेट के अंदर हैं, हम इनको डायग्नोस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। उसको बोलते होते हैं ब्लड स्क्रीनिंग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर और उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। अब देखो आप लोगों ने आज से याद रखना है कि अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को स्क्रीनिंग के लिए यूज करना है तो आप लोग बीटा एससीजी का लेवल देखोगे, और आप पी पैप ए, ये भी एक हार्मोन होता है पैप ए, या आप मदर के ब्लड के अंदर देखोगे। जिनको ट्राइसोमी 21 होती है उनके ब्लड में इन दोनों का लेवल ज्यादा होता है, जिनको 18 और 13 का मसला होता है उनके ब्लड में ये दोनों चीजें कम होंगी। ये आप लोगों ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फाइंडिंग्स को याद रखने हैं। जो आपका अगर आप मदर को सेकंड ट्राइमेस्टर में चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, एक तो बीटा एससीजी को चेक करोगे, एक आप पैप ए को चेक करोगे, फिर दो आपने और 7 चीजें चेक करनी है। एक आपके पास आता है इनहिबिन और एक आपके पास आता है अल्फा फीटोप्रोटीन। आप लोगों ने इन दोनों का भी एक तरह से लेवल चेक करना है। अब ये टोटल 4 चीजें हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रापल स्क्रीनिंग। क्वाड्रापल स्क्रीनिंग क्या होता है, जिसमें आप 4 चीजों का लेवल चेक करोगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। जिन बंदों को या जिन फीमेल्स की बॉडी में ट्राइसोमी 21 के बच्चे होते हैं उनके अंदर इन सब का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो बीटा एससीजी का लेवल ज्यादा होगा और उसके बाद इनहिबिन का लेवल ज्यादा होगा, लेकिन ये दोनों चीजें क्या होंगी आपके पास कम होंगी। तो मैंने ये बताया कि क्वाड्रापल स्क्रीनिंग क्या होता है, जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर इन 4 हार्मोन्स का लेवल मदर के ब्लड में चेक करोगे, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रापल स्क्रीनिंग। क्योंकि ये 4 चीजें हैं, जो 4 चीजें होती हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रापल। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और बाकी जो 18 और 13 है उसमें इन सब का लेवल क्या होता है, कम होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए किस में ज्यादा मिलेंगे किस में कम मिलेंगे। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके एग्जाम में जो है ना इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको पीछे ट्राइसोमी 18 बताया और ट्राइसोमी 13, इन दोनों के अंदर बच्चे को फीट का मसला बनता है, उसको बोलते हैं रोकर बॉटम फीट। अब देखो यार आप लोगों ने देखी होगी ऑफिस के अंदर एक चेयर पड़ी होती है जिसको आप लोग घुमा फिरा सकते हो, जिसके नीचे टायर लगा होता है। इन बच्चों के जो फीट होते हैं ना वो उस टायर की तरह होते हैं, मतलब ये
कि वो जो टायर की शेप होती है ना, उस तरह के इन बच्चों के फीट होते हैं। उसको बोलते हैं रोकर बॉटम फीट। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। जो आपके पास पैप ए का लेवल है, ये आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कम होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीटा एससीजी का लेवल ज्यादा होगा। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी पैप का लेवल कम होगा, सिर्फ इनहिबिन का लेवल ज्यादा होगा। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। तो ये आप लोगों का आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। बाकी के इंशाल्लाह जो आप लोगों के टॉपिक आते हैं विटामिन को स्टार्ट करने से पहले, वो हम कल जो है ना वो कवर करेंगे। जिसके अंदर आप लोगों की 5-6 डिजीज आती हैं, वो इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोगों ने सिस्टिक फाइब्रोसिस को पढ़ा, डोचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी को पढ़ा, और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को। आप लोग कोई भी एग्जाम उठा के देख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्वेश्चंस लाजमी मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने इन पेजेस को बुक से रीड कर लें। वहां पे आप लोगों को कोई भी चीज़ ना समझ आए, आप लोग पूछ सकते हैं, या ग्रुप के अंदर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो मुसविर यहाँ पे रिकॉर्डिंग फिलहाल स्टॉप कर दो। बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो टॉपिक जो आपका आता है वो कल